आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 12 नीलकंठ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, नीलकंठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं यह नीलकंठ जो है क्या है। पाठ 12 नीलकंठ। विधा जो है वह है संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है कि जब लेखक अपनी स्मृति के आधार पर अपने जीवन की किसी भी घटना को याद करके अर्थात स्मरण करके वह उसको लेखबद्ध करता है, वह लेख लिखता है, तो उस विधा को हम संस्मरण विधा कहते हैं। तो विधा जो है वह संस्मरण है। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। और जो ये हम संस्मरण पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य है कि जीवों के प्रति प्रेम भाव, सहृदयता, सहानुभूति इत्यादि। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, हमारे अंदर सहृदयता हो जाए, यानी कि किसी भी जीव को सताने की भावना नहीं होनी चाहिए। यह सब इस पाठ में मिलता है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा लेखिका परिचय के बारे में करेंगे। आइए देखते हैं। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इन पर बुद्ध का गहरा प्रभाव था। इनके गीतों में वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, जो कि इनका काव्य संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। 11 सितंबर सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह लेखिका का सामान्य परिचय था। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग पाठ में बताया क्या गया है, किस लिए इस पाठ को लिखा, किसके बारे में है, उसको जानते हैं। सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण उनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सेवा भाव की भावना को व्यक्त करता है। नीलकंठ, राधा और पूजा पात्र के माध्यम से लेखिका ने इनके प्रेम, ईर्ष्या व जलन की भावना को साकार रूप दे दिया है। राधा का विरह मन को जहां उद्वेलित करता है, वहीं पूजा द्वारा नीलकंठ की प्रताड़ना हृदय की अजीब ठेस उत्पन्न करती है। यह तो इस पाठ का केंद्रीय भाव था। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियां चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो लेखिका ने बताया कि उस दिन जब एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं वापस लौट रही थी कि चिड़ियों और जो खरगोशों की दुकान का ध्यान में आया
और मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी उसी की ओर ले चलो। वहां पर बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया और मेरे कुछ प्रश्न करने से पहले ही वह जो चिड़िया वाला है वह आता है, बोलता है, सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था और शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार ने एक मोर और एक मोरनी जो है कि बच्चों को, एक मोर है एक मोरनी, उसको पकड़ लाया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पाल लें। वैसे इसे खरीदने के लोग तो बहुत लोग आते हैं क्योंकि इसके पंजों से कोई दवा बनती है, लेकिन मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, उनकी प्रति दया का भाव, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए। तो उसने कहा कि जो मैं रोजगार करता हूं ये बहुत ही बेकार है क्योंकि यहाँ पर बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो के अलावा कुछ भी नहीं होता है। बड़े मियां के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियां के हाथ के संकेत का अनुसरण करते ही मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियां का भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच दो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियां के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों को छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। तो इस प्रकार से किसी तरह से मैंने उसे पैसे दिया। पैसे देकर वह जो मोर और मोरनी मतलब बच्चे थे उसको हम लोग ले आए और जब देखे कि पहले तो वह पिंजरे में एकदम ऐसा चित्र की भांति वो चिपके हुए क्योंकि वो पिंजरा इतना ज्यादा छोटा था और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी में उसको रखाया तो मानो वह सजीव हो उठे, ऐसा लग रहा था मानो पिंजरे को ही ले उठेंगे। और इसके बाद जब मैं घर पे पहुंची तो घर पहुंचने पर सब लोग कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। ठीक है, चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुले रहने पर चित्रा जो कि मेरी बिल्ली थी इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों को अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था।
उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गैर मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह इसकी चित्रा जैसी अभिमाननीय मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो जैसे ही उस पक्षी को, दोनों पक्षियों को हम वहां पर ले आए, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको ठग लिया उस दुकानदार ने, यह मोर मोरनी नहीं बल्कि तीतर है। तो ठगे जाने से थोड़ा सा मैं अप्रसन्न हुई, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा कि आखिर क्या मोर मोरनियों के अलग से पर हैं? आखिर वो भी तो पक्षी ही हैं। तो चाहे तीतर हो या मोर, जो भी है, आखिर पक्षी तो पक्षी ही हैं। इस प्रकार से आए, फिर घर पे जो है पढ़ने लिखने का जहां कमरा था उसी में उस पिंजरे को रख दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोनों के लिए कटोरों में जो है गोलियां लाए। तो इस प्रकार से जो है चूहेदानी जैसे जो पिंजरे में थे उसको निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी वह मेज के नीचे जाते, कभी अलमारी के पीछे। इस प्रकार से वह लुका छिपी जब करके थक जाते थे तो रद्दी कागजों का जो ढेर था वहां पर जाकर वो बैठ जाते थे, मानो वही उनका एक बसेरा, नया बसेरा हो गया। 2-4 दिन इसी तरह से गुप्तवास करते और रद्दी कागज में ही प्रकट होते रहते। लेकिन जब उन्हें आश्वस्त हो गया, मानो उनको लगा कि अब हमें कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं करेगा, तब वह जो है कभी मेज पर और कुर्सी पर अचानक से वो प्रकट हो जाया करते थे। अब खिड़कियों में तो जाली लगी थी, लेकिन मुझे दरवाजा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि मैंने जो बिल्ली, अर्थात यहाँ लेखक कह रहे जो बिल्ली रखी, इसका नाम चित्रा था, इन नवागंतुकों के यानी जो नए नए लोग आए हैं, इन नए लोगों की वो पहचान कर सकती थी और पहचान करने पर उनके शोध का परिणाम भी हो सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं था। वैसे जो बिल्ली है वो तो चूहों को भी नहीं मारती थी, लेकिन क्या पता, क्योंकि ये दोनों अपरिचित हैं और सोचे कि हाँ नहीं, यहाँ तो मेरा अधिकार है, इस घर में ये दोनों कहां से आ गए, हो सकता है शायद इन्हें वह मार सके। अब देखिए आगे क्या होता है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार के स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूमकर बुटुरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांत देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। तो इस प्रकार से जब वो थोड़े बड़े होने लगे तो हमारा कमरा था वो एकदम चिड़ियाखाने जैसा लगने लगा। तो बड़े मुश्किल से किसी तरह से उन दोनों पक्षियों को हम जाके जाली वाले चिड़ियाखाना है वहां पर पहुंचाए और वहां पर पहले से ही जीव जंतु थे। अब वहां पर इस प्रकार से लगा जैसे कि कोई नववधु आती है और उन लोगों को आराम से बढ़िया से देखभाल निरीक्षण करते हैं। सारे लोग लुका छिपी कर किसी तरह से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहां पे जो जीव जंतु थे वह सब कर रहे थे। जो कबूतर थे वह गुदुरगु करके रागनी अलापने लगे। जो बड़े बड़े खरगोश थे वह सभासदों के जैसे गंभीर भाव से निरीक्षण कर रहे थे आखिर ये कौन से पक्षी हैं। छोटे जो थे वह चारों ओर उछल कूद रहे थे और जो तोते थे वह तो इस प्रकार से निरीक्षण कर रहे थे पूरा एक आंख बंद करके भली भांत उनका परीक्षण करने लगे। तो उस दिन इस प्रकार से लग रहा था जैसे मेरे चिड़ियाखाने में मानो भूचाल सा आ गया हो। धीरे धीरे वह दोनों बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प और वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। जो तितली होती है तो पहले वो छोटी सी होती है तो तितली जैसे नहीं लगती, कीड़े की भांति लगती है, बाद वो है तितली जैसे लगती। ठीक उसी प्रकार से मोर भी थे।
आगे देखिए, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों से इन नील की नीलाभ द्युत झलकने लगी, बड़ी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा भी धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी तथा सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसी नीचे कर दाना चुनना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उनका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गज का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी कि जो एक बच्चा था मोर तो उसको नीलकंठ कहा गया और जो मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे तंतु प्रहार से उसको दंड देने के लिए दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता था। आर्त क्रंदन मतलब रोना चिल्लाना न शुरू कर दे। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोशों के बच्चे कर्ण का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे कभी उससे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी पूंछ, लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ जैसे खेल को खेलते रहते थे। तो अभी यहाँ पर मोर और मोरनी के उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार से वे बड़े हुए, किस तरह से वह दिखाई दे रहे थे और उन जंतुओं के बीच वह कैसे रह रहे थे, इन सब चीजों को आपने इसमें पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इस संस्मरण यानी जो नीलकंठ की कहानी है इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो कहानी होती है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।